सो है एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग। एंड आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस। ठीक है, साइंस तो मैंने पहले भी पढ़ाई है, ठीक है, एसएससी के लिए पढ़ाई है, रेलवे के लिए भी पढ़ाई है, लेकिन इस बार जो है थोड़ी सी साइंस अलग होने वाली है। कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले आप ये कंफर्म करो कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। वॉइस ही प्रॉपर बता सकते हो और तो क्या ही बताओगे, है कि नहीं। तो एक बार जल्दी से कंफर्म करो, फिर तुमको आनंद दिलाते हैं आज साइंस के। ठीक है, आज क्या, जब तक साइंस चलेगी तब तक ही आनंद आएगा तुमको। क्यों आएगा वो बताता हूँ। देखो, सुनो ध्यान से। देखो, है क्या ना कि हम लोग जो है डेडिकेटेडली, अभी जैसे मैंने साइंस जो पढ़ाई, जैसे एसएससी में डेडिकेटेड हमारा जो बैच होता था वहाँ पर, या फिर रेलवे के एग्जाम्स आ गए तो वहाँ पर क्वेश्चंस करवा दिए। रेलवे का कोई एग्जाम हुआ तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस करवा दिए। लेकिन अभी तक मैंने ना डिटेल में रेलवे के लिए कोई बैच नहीं पढ़ाया था साइंस का, है ना। तो कैसे पढ़ाया जाता है वो मैं आपको भी बताऊँगा। कुछ चीज़ें आपके डाउट्स आएंगे जो मैं बिना कमेंट देखे ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। कुछ के मैंने आंसर्स कल ही दे दिए थे एक वीडियो डाल के, जो मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ, और वही मेजर डाउट होंगे वो आपको भी पता चल जाएंगे, और नहीं होंगे तो फिर आप पूछ लेना और फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये, आँख में क्या चला गया, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हम लोग कंप्लीट साइंस करने वाले हैं इस बैच में। इस बैच में कंप्लीट साइंस का मतलब ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट नहीं, चारों सब्जेक्ट, यानी एनवायरनमेंट भी होगा इसमें। स्टार्ट करेंगे बायो से, ठीक है, ये तय है, और ख़त्म करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से, ये भी तय है। ठीक है, ये बात तय है कि हम बायो से शुरू करेंगे, एनवायरनमेंट इकोलॉजी में ख़त्म करेंगे, और ये हम चारों सब्जेक्ट इस साइंस बैच में करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। अब ये सर क्लास कितने घंटे की रहेगी, तो देखो घंटा फिक्स नहीं है, लेकिन ये रफली मान के चलो कि 1 से सवा घंटा क्लास रहेगी। मैं ज़्यादा बर्डन भी नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस लेनी है, क्योंकि तुम्हारी रीजनिंग की भी क्लास चल रही है जो आज से स्टार्ट होनी थी, जो नहीं हो पाई क्योंकि कमल सर की तबीयत सही नहीं थी। फिर आपकी 12 बजे जीके की क्लास होती है। ठीक है, मैं देख रहा था जीके की जो जिंदल सर क्लास ले रहे थे, स्पैम कर रहे थे, परमार सर से पढ़ेंगे, परमार सर से पढ़ेंगे। देखो, सारी चीज़ें वेल एंड गुड है, बस मुझे जिंदल सर को एक इनपुट देना है, वो ये है कि थोड़ा सा वो स्पीड अप कर देंगे। जैसे स्पीड में थोड़ा सा 1.25 1.5 स्पीड पे लगा के देखो, उनकी क्लास तो एकदम परफेक्ट लगती है। लेकिन क्योंकि पहली क्लास थी तो उन्होंने समझाने के चक्कर में कि भाई आराम से किसी स्टूडेंट को दिक्कत था, इसलिए थोड़ा सा स्लो था, बाकी वो हो जाएगा। देन फिर आपको यहाँ पर शाम को 4:30 बजे साइंस ही पढ़नी है, और इसके बाद रात को 8 बजे भूलना नहीं है, एकदम तेज तर्रार आपके जो प्रशांत भैया हैं मैथ्स आपको करवा रहे होंगे। तो इतना सारा करने के बाद आपको रिवाइज भी करना होगा जीके और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को, और रीजनिंग और मैथ जैसे सब्जेक्ट को प्रैक्टिस भी करना होगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं करूँगा आपको। ठीक है, और क्योंकि रेलवे में चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में साइंस पूछी जाती है तो उतना डिटेल में लेके चलेंगे। क्या सर ये सफिशिएंट होगा? 100% सफिशिएंट होगा। कैसे होगा वो जब तुम अभी आज की क्लास लोगे सेल की तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों ये मैं बोल रहा हूँ कि सफिशिएंट होगा। क्यों सफिशिएंट होगा अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, अभी तो तुमको मैं पढ़ाऊंगा ना तो बीच में पता चलेगा कि क्यों सफिशिएंट होगा। 100% मतलब क्या सर हमें इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, सिर्फ यही, सिर्फ यही और सिर्फ यही। क्या सर हमें कोई बुक लेनी है? देखो ध्यान से सुनो, इस पर मैंने कल वीडियो डाला था, मैंने बोला था कि एनसीईआरटी साइंस के लिए बेस्ट बुक होती हैं कक्षा 9 और कक्षा 10 की, क्लास 9 तो क्लास 10 की। सर नई वाली लें कि पुरानी वाली? ये भी मैंने कल बता दिया था, नई वाली। ठीक, अब एनसीईआरटी लेनी है कि नहीं लेनी है, ध्यान सुनना। अगर तुम्हारे पास तो फैट मैन का सेकंड एडिशन है, जो कि होना चाहिए, बाय द वे लेट मी टेल यू, मैं ये कंपलसरी है। ठीक है, क्या बुक का सर प्रमोशन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं प्रमोशन, इतनी बढ़िया बुक का प्रमोशन, और हम ही बनाई, हम ही नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पड़ोसी करेगा हमारा। फैट मैन का सेकंड एडिशन होना चाहिए, इसमें साइंस भी है। ठीक है, तो वैसे तो इस बैच में हर एक सब्जेक्ट के आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे, और वो भी बाइलिंगुअल डिजिटल नोट्स मिलेंगे, वो भी दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पर मिलने वाले डिजिटल नोट्स। तो आपको नोट्स बनाने की भी कोई चिंता नहीं है, आप उन नोट्स से ही कर लोगे, सफिशिएंट है। ठीक है, फैटमैन के सेकंड एडिशन से अगर आपको बुक से पढ़ना है तो जो जो भी एड ऑन्स आपको नीडेड होंगे वो मैं बताता चलूंगा, वो करते चलना है, और आपकी फैटमैन सेकंड एडिशन ही वो एनसीईआरटी बन जाएगी। क्योंकि मैं खुद अभी आप देखोगे एनसीईआरटी से, मतलब पीपीटी से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी देखना मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको इतना मतलब खुद ही आ जाएगा कॉन्फिडेंस, विद इन 15 मिनट ऑफ द क्लास, विद इन 15 मिनट्स आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये होता है, ये मास्टर सही राह पे जा रहा है एकदम, बस यही तो चाहिए था। ये फीलिंग आएगी तुमको 15-20 मिनट रुको क्लास को शुरू होने से। समझ आई बात? और इस क्लास का आपको पता है कि जो भी हमारे बैचेस रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स वो भी पढ़ सकें हमसे, तो लाइव स्ट्रीमिंग फ्री होती है, फिर इसकी रिकॉर्डिंग चली जाएगी आपकी परमार अकेडमी ऐप पे, जहाँ ये बैच है, जिन लोगों ने बैच लिया है उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उनको इस क्लास की पीपीटी मिल जाएगी, उनको डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे, उनको क्विज मिल जाएंगी, उनको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, और बैच
इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी अवेलेबल है और कॉम्बो का अवेलेबल है। कॉम्बो में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप वाला फीचर मिलेगा, बाकी जो सारे फीचर्स है आप इंडिविजुअल बैचेस में भी ले सकते हैं अगर आपको ऐसा है तो। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा गो विद दी कॉम्बो, सस्ता भी है और उसमें सारे सब्जेक्ट्स विद द बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पर विद द बेस्ट रेलवे टीम अवेलेबल इन द मार्केट, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, अब ग्रेड 3 में 40 आउट ऑफ 40 करना है भाई। तुम चाहे NTPC ले लो, चाहे तुम ग्रुप डी ले लो, चाहे ALP ले लो, चाहे टेक्नीशियन ले लो, जो भी ये साइंस है, मैं बोलता रहा हूँ पढ़ो तो पहले सिर्फ 15 से 20 मिनट, तुमको खुद ही अभी एहसास होने लगेगा कि क्यों ये मैं बोल रहा हूँ 100% वाली चीज़, ठीक है। पता नहीं अभी सर मैं आज पहली बार अच्छा नहीं मिला अभी तक भाई। नोट्स PDF जैसे देखो बन गया, ऐसे नहीं होता, फूंक मार के नहीं बनते हैं, उसमें ना टाइम लगता है थोड़ा सा, और आज पहली क्लास है तो चीज़ें थोड़ा सा रिदम में आने में हल्का सा हो सकता है 2-3 दिन का टाइम लग जाए। तो ऐसा नहीं फूंक मारा डिजिटल नोट बन गया। हाथ से तो लिखने होते हैं, लेकिन हाथ से लिखने के साथ साथ तो स्क्रीन में लिखने होते हैं स्टाइलस के, क्योंकि वो डिजिटल नोट है, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हो, हमें जनरल सर की क्लास के साथ SSC MTS के लिए अगर आपको टारगेट करना बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। चलो, बायोलॉजी कितने दिन तक चलेगा? हाँ, बायोलॉजी कितने दिन चलेगा और साइंस कितने दिन चलेगा, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये मान के चलो कि एक सेकंड रुको, 2 महीने आपका चलेगा साइंस, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उतना नहीं, लेकिन 2 महीने प्रॉपर आपका साइंस ये चलेगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। शुरू कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर आखिर में जो डाउट्स होगा तो पूछ लेना, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है अभी, ठीक है। चीख चीख के मेरी एक सेल, मेरी एक कोशिका बोल रही कि पढ़ाओ भैया जल्दी पढ़ाओ। तो ये कोशिका होती क्या है, सेल होती क्या है, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। तो सेल इज दी, जितना जहाँ अंडरलाइन करूँ वही, अपने आप से इधर उधर नजरें मत मारना ज़्यादा, ठीक है। जितना जहाँ कर रहा हूँ वही पढ़ना बस। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ। पता है तुमको, कक्षा 9 की नई NCERT आई, उसमें इन लोगों ने चैप्टर का नाम ही रख दिया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, जीवन की मूल इकाई। इंग्लिश हिंदी मत करना कमेंट में, पूरा बाइलिंगुअल PPT है, बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी करने से अच्छा फोकस, बस फोकस चाहिए, फोकस, ठीक है। सिलेक्शन फॉलोज माय ब्रदर, बस फोकस तुम रखो, फोकस तुम रखना बस क्लास में, ठीक है। कोशिका जीवन की निर्माण इकाई है, जीवन की मूल इकाई है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार है। बहुत ही बेसिक्स एग्जाम्पल जो हर टीचर तुमको देता हुआ मिलेगा वो ये है कि जैसे हमारा घर जो है, जैसे जो हमारा हाउस है वो ईंटों का बना होता है। किसका? ईंटों का बना होता है, यानी यार हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, है ना। जो घर होता है हमारा वो ब्रिक, एक एक ईंट को जोड़ के बनाया जाता है। जैसे तुम घर को तोड़ो तो उससे ईंटें निकलेंगी, इसी तरीके से जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। जैसे मैं अभी ना अपने हाथ को देख रहा हूँ तो कलाई दिख रही है, बेटा तुमको तो कलाई दिख रही है, लेकिन रॉबर्ट हुक को कलाई ना दिखी। रॉबर्ट हुक ने किया अपना माइक्रोस्कोप लेके आए, ठीक है, अपना माइक्रोस्कोप लेके आए और एक लकड़ी में फोकस कर दी उन्होंने, अपनी उस पर नहीं किया, हाँ बड़ी अपनी एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ तो उसे फोकस कर दिया, और फोकस करते हुए ये एकदम घुसते गए, ये क्या मिला। तो जब उन्होंने देखा तो कुछ अजीब सा हनी कॉम टाइप स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला, ऐसे टाइप हनी कॉम टाइप, ऐसे टाइप स्ट्रक्चर, कुछ तो ऐसा बेंजीन जैसे नहीं होती बेंजीन, उस तरीके के स्ट्रक्चर्स उनको देखने को मिले ऐसे करके। तो वहां से डिस्कवरी हुई, वहां से खोज हुई, किसकी? सेल की, कोशिका की। तब पता चला अच्छा हर एक जो भी यहाँ पे लिविंग बीइंग है या फिर नॉन लिविंग बीइंग भी है वैसे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट, आप अभी मैं आपको बताऊंगा वो चीज़, तो वो हर कोई जो भी आपका लाइफ होता है, जिसमें भी लाइफ है, उसकी फंडामेंटल यूनिट यानी मूलभूत इकाई ये कोशिका है, सेल है। यानी हर कोई सेल से बना हुआ है, चाहे हम हो चाहे पेड़ पौधे हो, हर कोई एक सेल से बना हुआ है। तो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप का अच्छा यूज़ किया, लेकिन जो इन्होंने डिस्कवरी करी वो एक सेल डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। सर मृत कोशिका क्या होती है? देखो, कोशिका लिविंग भी हो सकती है, जीवंत भी हो सकती है, और डेड भी हो सकती है, मृत। सर कैसे पता चलेगा? अगर किसी सेल में कोई एक्टिविटी हो रही है तो लिविंग है, और नहीं हो रही है तो डेड है, एज सिंपल एज दैट, ठीक। इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा क्या? डिस्कवरी किसने करी? किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। कब करी? कहाँ? किसमें करी? कॉर्क क्या होता है सर? अरे लकड़ी का टुकड़ा होता है। देखे कभी शराब की बोतल देखे हो? नहीं सर हम पीते नहीं। अरे पता है नहीं पीते हो, देखने के लिए हम पूछे हैं। देखे तो उसमें जो महंगी शराब की बोतलें होती है उसमें इस तरीके से लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है, उसी को कॉर्क बोलते हैं। पेड़ की छाल देखे हो? वही है कॉर्क, उसी में डिस्कवरी करी। तो जो छाल होती है उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो डेड सेल होती है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने तालाब के पानी में एक जीवित कोशिका की खोज कर डाली, लिविंग सेल की डिस्कवरी कर डाली उन्होंने। स्ट्रेट अवे फैक्ट्स हैं। सवाल बनेगा कि मृत कोशिका की सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी? तो रॉबर्ट हुक ने करी। कॉर्क, फादर ऑफ साइटोलॉजी भी इनको बोलते हैं। साइटोलॉजी का फादर क्यों बोलते हैं? साइटोलॉजी का मतलब क्या है? साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, कोशिका का अध्ययन। तो इन्होंने सबसे पहले कोशिका का अध्ययन शुरू किया इसलिए, ठीक, ओके ना। इनमें ना ज़्यादा फिर मैं टाइम नहीं, ये वो हो गया, इतना ही नीडेड था। जहाँ टाइम लगेगा वहाँ पर हम टाइम देंगे, ठीक है। इसमें स्टेट अभी इतना ही है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। जीवन की निर्माण इकाइयाँ होती है, जीवन इसी से मिलकर बनता है।
पता है आपको, हमारी ह्यूमन बॉडी में 30 से 40 ट्रिलियन सेल हैं, 30 से 40 ट्रिलियन सेल हैं, और हर एक सेल कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करने में लगी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, हर एक सेल काम में लगी हुई है। 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में होती हैं इतनी, आप समझ सकते हैं। तो ये हर एक सेल कुछ ना कुछ काम कर रही होती है। क्या काम कर रही होती है इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सेल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, सेल थ्योरी किसने दिया था, कोशिका के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो 1838 में दो साइंटिस्ट थे, शेल्डन और स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। नई वाली एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। स्टेटिंग दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दिस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सिद्धांत शेल्डन और स्वान ने दिया है। क्या कोशिका सिद्धांत में क्या होता है कोशिका सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत में उन्होंने ये बोला कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। ये सेल थ्योरी है जो शेल्डन और स्वान ने दी थी 1838 में। बात खत्म कि हर एक जीवित जीव कोशिका से बना हुआ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, दिस इज सेल थ्योरी गिवन बाय शेल्डन एंड स्वान इन 1838। फिर आए अपने वर्चॉव, रुडोल्फ वर्चॉव 1855 में। उन्होंने बोला ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला, उन्होंने बोला ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है? तो लोगों को लगता है किसी को बुला रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला नहीं भाई, बुला नहीं रहे थे, वो तो सेल थ्योरी दे रहे थे। लेकिन ये तो पहले दे चुके थे दोनों भाई लोग शेल्डन स्वान। तो ये क्या कर रहे थे? ये बोल रहे थे अभी पूरी नहीं हुई है, ए सेल्यूला इधर आओ, पूरी नहीं हुई अभी। तो इन्होंने बोला कि ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला का मतलब किसी को बुला नहीं रहे थे। इसका मतलब है कि जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका से बनती है, यानी न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। तो अगर कोई नई सेल बन रही है तो सेल डिवीजन करके प्रोसेस होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। वो जो एग्जिस्टिंग सेल है उसी से बाइफर्केट होकर बनती है, ठीक है। इसे ये टूटेगी और सेल बनेगी, फिर ये टूटेगी और सेल बनेगी। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसी से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये कंप्लीट हो गई सेल थ्योरी जो वर्चॉव ने करी 1855 में, ठीक। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो थोड़ा सा रट लो, ठीक है, कि सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। रटने वाली चीज़, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, तो रट लो थोड़ा सा। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, ये होती है ओवम, फीमेल सेक्स सेल। जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे फीमेल्स में, यानी कि जो हमारी मादाएं होती हैं, ठीक है, महिलाएं होती हैं, उनमें अंडाणु होता है, ओवम होता है। वो एक सेल होती है, एक कोशिका होती है। वो ह्यूमंस में, इंसानों में सबसे बड़ी सेल होती है। अब बात ये आएगी कि ये पहले एक सेकंड रुको। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन सबसे छोटी कौन होती है? स्पर्म होता है, शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में। ये सिर्फ आदमियों में होता है, लड़कों में होता है, मेल्स में होता है, ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता है। तो बात ये आती है कि ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, तो लड़कों में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन, जो कि लंबी सेल भी होती है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होती है। जब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इन दोनों को रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, इसको नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। और सबसे छोटी सेल स्पर्म होती है, लेकिन महिलाओं में तो होती नहीं। तो फिर महिलाओं में आरबीसी सबसे छोटी सेल होती है, जो मेल्स में भी होती है। लेकिन समझ रहे होगे आप, मेल्स में भी आरबीसी होता है, ऐसा नहीं कि मेल में आरबीसी नहीं होता। लेकिन फीमेल में क्योंकि स्पर्म नहीं होता तो उनमें आरबीसी सबसे छोटी हो जाती है। ये ब्लड वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये तो गई इंसानों की बात। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। और सबसे छोटी सेल की अगर बात करेंगे, सबसे छोटी कोशिका की, तो माइकोप्लाज्मा, जो एक बैक्टीरिया होता है, उसकी होती है, जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कोशिका के भाग पढ़ते हैं। कोशिका के भाग क्या क्या होते हैं? व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ अ सेल? पार्ट्स ऑफ सेल मतलब ये है कि जैसे हम बोलते हैं मानव शरीर, तो मानव शरीर में अलग अलग हमारे पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसी तरीके से तो पार्ट्स ऑफ सेल में सबसे पहली चीज जो आती है, बड़े ध्यान से, अब यहाँ पे फोकस बढ़ जाना चाहिए। अभी तो माहौल बन रहा था, अब आ रही इंपॉर्टेंट चीज जहाँ से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन बनता है, सीधा सवाल बनता है, ठीक है। सवाल भी करवाऊंगा, अभी पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, एक भी सवाल छूटेगा नहीं। और तुमको बैच के अंदर जितने पीवाईक्यू मिलेंगे ना, ठीक है, किसी भी बैच में बता सकते हो, किसी भी बैच में नहीं मिलेंगे, इतने पीवाईक्यूज देंगे एक चैप्टर में, लगा लगा थक जाओगे, ठीक है, इतने देंगे। और सिर्फ पीवाईक्यूज, मतलब और नए क्वेश्चन बोलोगे तो और दे देंगे, लेकिन पहले पीवाईक्यूज ही लगाओ। इतने पीवाईक्यूज हमने इकट्ठा किया हर एक टॉपिक में। तो सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं। सबसे पहली बात तो ये, कोशिका की झिल्ली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपकी कोशिका झिल्ली होता है उसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ये थिन, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। ये एक पतली, लोचदार और लचीली संरचना होती है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इन एनिमल सेल्स, ठीक है। ये भूल जाओ, ये जो लाइन लिखी इसको अभी भूल जाओ, एकदम देखना ही नहीं है। यह पशु कोशिकाओं में कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है। ये प्रोटेक्टिव, अभी बस सुनते रहे ना, ये सर ये बता ही नहीं रहा। अरे रुक जाओ, अभी पहले चू चपाट मत करना है ना, पहले अभी देख लो, फिर बताना, फिर फीडबैक देना जो नए हैं। बाकी जो पुराने वो तुमको पता है, शांति से बैठना एकदम, मास्टर सब बताएगा। इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर लाइक अ बॉडीगार्ड। ये एक सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में कार्य करती है, जैसे अंग रक्षक होता है हमारा,
जैसे हमारा बॉडी गार्ड होता है, प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे काम करता है। प्रोटेक्टिव बैरियर बॉडी का मतलब ये ऐसा नहीं कि जिसका मन है घुसा चलाया, जिसका मन है बाहर, ये इधर इधर आओ, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, ये यानी कि ये सिलेक्टिवली चीज़ों को जाने देता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट एंड एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो एक चीज़ ध्यान समझना, कोई भी कोशिका होती है, आगे तुम पढ़ोगे कि कोशिकाएं, तुमने हो सकता है पता भी हो कि कई सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं, टिश्यू बनाता है, टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, उससे ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, ओके। तो ये सेल टिश्यू आपस में पता है कैसे बनाती, आपस में इंटरैक्ट करती हैं। जैसे मान लो कि तुम और तुम्हारे बगल में कोई बैठा हुआ, ऐसा तो होगा नहीं तुम इंटरैक्ट नहीं करोगे, कुछ ना कुछ छेड़ाछाड़ी तो करोगे। ए भाई कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, बहन है क्या तुम्हारी, मतलब मैं बस ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि इस तरह की क्या बातें करते हो कि कोई भी इसी तरीके से हर एक सेल आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट का मतलब ये होता है कि आपस में बातचीत करते हैं। किसके थ्रू बातचीत करते हैं भाई, इसके थ्रू बातचीत करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बातचीत करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बातचीत करते हैं। तो सवाल बन सकता है कि जो सेल्स होती हैं आपस में इंटरैक्ट किसके थ्रू करती हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे से, इसी के थ्रू चीजें आती हैं अंदर, बाहर जाती हैं इसी के थ्रू, लेकिन सबको आने जाने नहीं देता है, इसीलिए बोलते हैं इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या समझे, ध्यान से एक सेकंड रुको। कोशिका को आकार देता है, सेल को शेप देता है ये, और अंदर का जो मटेरियल, अंदर का जो कंटेंट है उसको होल्ड करके रखता है। जैसे गुब्बारा है तो गुब्बारे के अंदर पानी वानी भरा है, तो उस गुब्बारे की जो लेयर है वो पतली सी, उसने क्या पानी को होल्ड करके रखा हुआ, एकदम पकड़ के रखा हुआ, सेम वही है, होल्ड्स और प्रोटेक्ट करता है इंटरनल कंटेंट को। यह आंतरिक पदार्थों को धारण और संरक्षित करता है, ठीक है, इंटरनल कंटेंट को होल्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन 50% प्रोटीन और 50% लिपिड, है ना, और ये इसका तुमको बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, मिल रहा है तुमको बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर, है ना। अब तुम आ जाओ मेरे साथ, कहाँ, एक जगह तुमको लेके चलते हैं, बताओ ले चले तुमको, नहीं बताओ जल्दी बताओ, एक जगह तुमको ले चलना है, अभी ले चले तुमको, हाँ जी चलो। तो अभी आ जाओ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये है अपनी नई वाली एनसीईआरटी चमचमाती हुई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए पहले, तुमको कुछ करना ही नहीं, तुमको बैठना है, आनंद लेना है ना, मास्टर मेहनत कर रहा है पहले से, तो यहाँ पर मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा है जो तुमको एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो तुम ये याद कर लो, ठीक है, वहाँ पर ऐड कर लो अगर फैटमेंट का सेकंड एडिशन है, बाकी नोट्स में तो सब मिलेगा एडेड, और जो नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, जो भी, तो कृपया करके इसको ऐड करें जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। जो चीज़ हाईलाइटेड है नहीं ऐड करना वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है, मोस्टली चीज़ ऐड करनी है। तो पहली तो ये चीज़ ऐड कर लो, और कुछ तुम्हें नहीं पढ़ना है, जितना है हीट लविंग बैक्टीरिया को थर्मोफाइल बोलते हैं। यहाँ पर ये जो सब लिखा है ना, ये पूगा वैली लद्दाख, ये सब जो लिखा हुआ, पूगा वैली लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग ये सब कुछ नहीं याद करना है। वैसे मैं आपको बता दूं एक करंट अफेयर का फैक्ट कि पूगा वैली लद्दाख में एक जियो थर्मल एनर्जी का एक साइट है, भारत में मेनली दो हैं, एक तो लद्दाख का पूगा वैली और हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है। तो पूगा वैली लद्दाख में भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हीट लविंग बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स हो गए। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट, हिंदी में भी है, ठीक है, नहीं मुझे पता था पहले से, तुम्हें पता था कि कुछ लोग तड़पड़ाएंगे, इसलिए मैंने तापरागी जीवाणु को पहले से निकाल के रखा है। तापरागी जीवाणु यानी हीट लविंग बैक्टीरिया थर्मोफाइल है, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर वो जो फैक्ट है ना, कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। जीवाणु जैसे ईस्ट, ठीक है, केवल एक कोशिका के बने होते हैं यूनिसेलुलर, और कुछ होते हैं बहुकोशिकीय, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, वेल अदर लाइक प्लांट्स, फिश, बर्ड और ह्यूमंस आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, जो भी मैंने बताया, जिनको मल्टीसेलुलर बोलते हैं, बहुकोशिकीय, ठीक है। अभी मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ आएगी। एक चीज़ याद कर लो, ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना है, यहाँ पे देख लो हिंदी में, मुझे पता है पहले से ही, ठीक है, ये ओके। विभेदन, इसे मानव नेत्र की विभेदन सीमा कितना हम देख सकते हैं, लगभग 0.1 मिलीमीटर, इतना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। ऐसा तो है नहीं कि कोई, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी दो चीज़ें अगर हमें उनको अलग अलग देखना है तो 0.1 मिलीमीटर का दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो हमें एक ही अपीयर होंगी, है ना। तो ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये डायरेक्टली बायो से, हमारे सेल टॉपिक से लिंक नहीं है, लेकिन ये फैक्ट लिखा है एनसीईआरटी में तो इंपॉर्टेंट है, बस साफ सीधी बात है। ये जो चार्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साइज को कंपेयर किया गया, जैसे एटम होते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कोई भी मैटर जो होता है, पदार्थ, वो एटम्स का बना होता है, जैसे हमारा कोई भी लिविंग बीइंग सेल का बना होता है, उसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइजेस को कंपेयर किया गया है, अलग अलग जो हमारे सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनके साइजेस को यहाँ पर कंपेयर किया गया है, ओके। यहाँ पे आओ, जो मुझे आपको पढ़ाना है वो ये है, और यहाँ पर ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया है एक्चुअल में, जैसे रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी को छान के लाया हूँ मैं, एनसीईआरटी को छानते हुए चलेंगे, कुछ छूटेगा नहीं, यानी कि पीपीटी से समझाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, और एनसीईआरटी को भी पहले से छान के लाऊंगा तुम्हारे लिए हाईलाइट करके,
तो कुछ छूटेगा नहीं। अब इसके अलावा क्या है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके अलावा, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है। समझ आई बात। स्ट्रक्चर ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप दिया हुआ है एक्चुअल में, जब मैंने आपको बताया रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप निकाला, उससे वो सेल के बारे में देखा, उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी, तो वही माइक्रोस्कोप है ये। बट यहाँ पर बताया गया है कि बेटा आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आ गए, अगर तुमको बहुत डिटेल में देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर लाइट नहीं, वहाँ पर पावरफुल इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। दे यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इंस्टेड ऑफ लाइट। लाइट नहीं होता है वहाँ पर, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ी इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि हमें ऑब्वियसली भाई माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने दिखाता है हमें। असल इतना छोटा होता है, हमें नेकेड आई से यानी कि खुली आंखों से ऐसे दिख ही नहीं सकता, हमें किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और ज़्यादा डिटेल करवा देता है, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में मैग्नीफाइड इमेज हमें दिखा देता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, मैं सारा कुछ बताता चल रहा हूँ। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया अनियन पील के साथ। अनियन पील क्या होता है, देखो दो चीज़ें आपको इससे एक्सपेरिमेंट करता हुआ यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको, एक तो अनियन पील के साथ और एक चीक सेल के साथ। तो बता देता हूँ, कभी तुमने अगर देखा हो प्याज में बहुत ही पतली सी एक लेयर होती है, बहुत 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 पतली सी, कभी कभी एक लेयर निकलती है, अगर कभी नोटिस करना। फोटो यहाँ पे नहीं है लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा उसको, तो उसी को बोलते हैं अनियन पील। तो उससे यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सेल को देखा है। चीक सेल क्या होती है, चीक सेल अभी बताऊंगा। चीक सेल जैसे हमारा जो गाल होता है, गाल के अंदर ये लोग क्या करते हैं, जैसे एक तुमने देखा जैसे कान खोला जाता है ना, अंदर का वो मैल वगैरह निकल आता है, तो उसी तरीके का होता है। एक डंडी सी होती है, उसमें कॉटन लपेटते हैं और अंदर गाल के अंदर ऐसे थोड़ा सा उसको घुमाते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। इससे चीक से वहाँ से निकल के चली आती है, क्योंकि बहुत पतली होती है, बहुत आसानी से ऑब्जर्व हो जाती है, तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। साइज़ किस तरीके से निकाला है उसका फॉर्मूला लिखा है कि भाई माइक्रोस्कोप से तुमने देखा जितना गहराई तक दिखा डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड अपॉन जितनी नंबर ऑफ सेल्स दिखी उसको डिवाइड कर दो, इससे साइज आ जाता है। खैर, जो मुझे आपको दिखाना है, बताना है वो ये है। पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल फीचर है सेल का। अब यहां से डायरेक्टली सवाल बनेगा क्या कि विच इज द यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका की सार्वत्रिक विशेषता क्या कहलाती है, तो कोशिका झिल्ली होती है। सीधा सवाल बनेगा। अभी लग रहा है हाँ ठीक है, ऐसे नहीं लिखा है, जब सवाल आएगा तो फिर फफड़ाओगे कहाँ से सवाल बन गया, यही सवाल बनता है। ठीक है, तो समझ में आई। अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा कि यूनिवर्सल फीचर क्या होता है सेल का, तो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये चीज समझ गया क्यों यूनिवर्सल फीचर है, क्योंकि हर एक सेल में तुमको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, इसलिए यूनिवर्सल है। समझ में आई बात। ये और बाकी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, जितना हाईलाइट है सिर्फ वही देखना है आपको। यहाँ पे मैं लाया इसलिए हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ किसके बारे में, इसके बारे में। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ये जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही तो था स्ट्रक्चर वहाँ पर पीपीटी में बना हुआ था। मैं बोला था कैसा अजीब सा स्ट्रक्चर है इसका। जो स्ट्रक्चर, पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, 7 से 10 नैनोमीटर थिक होती है। रटना है, हाईलाइट है तो रटना है, हाईलाइटेड है तो रटना है। 7 से 10 नैनोमीटर का साइज होता है, इसको नोट कर लो। अगर फैटमैन के सेकंड एडिशन लिए बैठे हो तो वहाँ पे नोट कर सकते हो, बाकी तो नोट से मिलेगा ही तुमको, बाद में भी कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने। किसने? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये क्या मॉडल क्या बोलता है, इंग्लिश हिंदी मत करना, पहले समझ लो, हिंदी में दिखा दूंगा। मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर है, बाइलेयर मतलब 2 लेयर, एक ये और एक ये। समझ आ गया। 2 लेयर्स ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये फैट मॉलिक्यूल हैं, विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड। वाटर अट्रैक्टिंग हेड को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स। आउटवर्ड, बाहर की ओर है, ये देखो बाहर की ओर है ना, ये बाहर की ओर। और इनकी जो टेल है वाटर रिपेलिंग है, यानी हाइड्रोफोबिक, पानी से डर रही है इसलिए हाइड्रोफोबिक। इनवर्ड है अंदर की ओर, अरे भैया है अंदर की ओर, ये देखो अंदर की ओर ही तो है, दोनों की पूछे हैं टेलें, और ये इनका जो हेड है सिर है, ये बाहर की ओर निकला हुआ है। समझ आ गई बात। विद प्रोटीन्स एम्बेडेड इन देम, बीच बीच में प्रोटीन घुसा हुआ है, ये घुसा हुआ है प्रोटीन, ये घुसा है प्रोटीन, ये घुसा है प्रोटीन। ये क्या कर रहा है, यही तो है जो चीज़ों को बोलेगा तेरे को अंदर जाना है, तेरे को बाहर जाना है, यही अलाउ करेगा चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने में। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम में झिल्ली है, सबको आने अंदर आने जाने बाहर नहीं देती है, सेलेक्टिवली सेमी परमेबल इसलिए बोलते हैं अर्धपारगम में झिल्ली। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हेंस इट इज फ्लूइड। ये क्या है, आगे पीछे इधर डोलते से रहते हैं, ऐसा लगता है ना वेव से, एकदम लहर से बना रहे हैं, पानी से जैसे लहर बन रही हो पानी में, इसलिए फ्लूइड, इसलिए फ्लूइड, इसलिए फ्लूइड। मोज़ेक इसलिए प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर, गेट की तो अभी मैंने बताया गेट कीपर, हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक, जैसे टाइल्स लगे होते हैं, मोज़ेक एक तरीके की पेंटिंग टाइप होती है घरों में। जो अब भाई देखो हम लोगों ने ज़्यादा काम किया नहीं इसमें, तो विदेशियों ने किया, विदेशियों घर में से पेंटिंग वेंटिंग होती है, तो उन लोगों के घर में इस तरीके से पेंट मतलब बीच में लगा रहता है इस तरीके से, तो इसलिए इसको मोज़ेक बोल दिया, जैसे टाइल्स होते हैं मोज़ेक में उसी तरीके से, इसलिए नाम पड़ गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। समझ आ गया, समझ आ गया कि ये है आपके फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, टेल इनके अंदर की तरफ है, हेड बाहर की तरफ है, ये बीच में प्रोटीन है जो चीज़ों को अंदर बाहर करवाएंगे। ठीक है, क्लियर। ऑल लिविंग सेल्स कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग एंड देयर नेबरिंग सेल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अभी बताया
कि आपस में वो इंटरेक्शन वाला एग्जांपल दिया था, आपस में जो कोशिकाएं होती हैं इंटरैक्ट किसके माध्यम से करती हैं? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली से। ठीक है, ये पूरा है तरल मोजेक मॉडल। झिल्ली में लिपिड की, ठीक है एक सेकंड रुको, झिल्ली में लिपिड की एक द्विपरत होती है, ठीक है, उसमें वो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एंड के बारे में, जिनमें प्रोटीन अंतःस्थापित होते हैं, प्रोटीन बीच बीच में अंतःस्थापित है। क्योंकि झिल्ली के अंदर, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि झिल्ली के अंदर अणु पार्श्व गति कर सकते हैं, यानी इधर उधर साइड साइड मूवमेंट कर सकते हैं, पलट सकते हैं और घूम सकते हैं, इसलिए यह तरल है, फ्लूइड है। झिल्ली में प्रोटीन गेट कीपर की भांति कार्य करते हैं और पदार्थों को भीतर आने और बाहर जाने में सहायता करते हैं। चूंकि अणु इस तरह व्यवस्थित हैं जैसे मोजेक में टाइल, इसलिए इसको मोजेक मॉडल कहा जाता है। सभी जीवित कोशिकाएं